हेलो फ्रेंड्स, थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के लेक्चर 8 में आप सभी का स्वागत है। अभी तक हम पढ़ चुके हैं प्रेशर, वॉल्यूम, रिलेटेड टर्म्स, हीट कैपेसिटी। पिछले ही लेक्चर में हमने देखा है। अब हम मेन थर्मोडायनेमिक्स पे जाते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में हम स्टडी करने के लिए एक सिस्टम चूज करते हैं। उस सिस्टम को कहते हैं थर्मोडायनेमिकल सिस्टम। अगर हम इसे डिफाइन करना चाहें तो कैसे करेंगे? इस यूनिवर्स का वह पार्ट जिसे आप स्टडी के लिए चुनते हैं वह क्या कहलाता है? आपका थर्मोडायनेमिकल सिस्टम। अगर फिजिक्स की लैंग्वेज में हम इसको डिफाइन करना चाहें या लिखना चाहें तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ए सिस्टम में बी defined as the definite quantity of matter, और मैटर में सभी पॉसिबल है, आइदर सॉलिड, लिक्विड और गैस हो सकता है। किसी टाइम पर पे दो फेज एक साथ अवेलेबल हो या फिर तीनों फेज एक साथ अवेलेबल हो। Quantity of matter, a system may be defined as the definite quantity of matter bounded by a closed surface. Bounded by a closed surface. For example, जैसे कि मैंने एक सिलेंडर लिया जिसमें सिलेंडर है जिसमें गैस भरी हुई है। दिस इज माई थर्मोडाइनेमिकल सिस्टम। अगर हम इसको स्टडी करना चाहते हैं तो हमारे स्टडी के लिए ये थर्मोडाइनेमिकल सिस्टम है। अब थर्मोडाइनेमिकल सिस्टम में हो सकता है यहाँ पे सिर्फ एक ही फेज अवेलेबल हो, जैसे हमने यहाँ पे गैस भर रखी है। देन दिस टाइप ऑफ सिस्टम्स आर नोन एज होमोजीनियस। थर्मोडाइनेमिकल सिस्टम। होमोजीनियस थर्मोडाइनेमिकल सिस्टम, इसका दूसरा नाम है यूनिफॉर्म। एग्जाम्पल क्या है? जैसे इस सिलेंडर में अकेली गैस भरी हुई है, अलोन, गैस अलोन। दूसरा है हेटेरोजीनियस थर्मोडाइनेमिक सिस्टम। जिनको क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म थर्मोडाइनेमिकल सिस्टम्स। जैसे कि कंटेनर है, कंटेनर में वाटर भरा हुआ है, यहां तक तो वाटर है और यहां से ऊपर इस वाटर की वेपर भी इसके साथ साम्य अवस्था में है। इसका मतलब वेपर और वाटर, गैस और लिक्विड दोनों मिलाकर क्या कर रहे हैं? हेटेरोजीनियस सिस्टम बना रहे हैं। अब हम देखते हैं सराउंडिंग किसको कहेंगे? अगर ये हमारा थर्मोडायनेमिक सिस्टम है तो अदर देन दिस, इसके अलावा जो भी प्रेजेंट है ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में जो भी प्रेजेंट है, एवरीथिंग इज नोन एज सराउंडिंग। और सिस्टम प्लस सराउंडिंग मिलाकर क्या कहलाता है? यूनिवर्स। सिस्टम प्लस सराउंडिंग मिलाकर क्या बनाता है? यूनिवर्स। अब अगर थर्मोडायनेमिकल सिस्टम है और इस थर्मोडायनेमिकल सिस्टम को हमें स्टडी करना है तो इसके कुछ पैरामीटर्स होंगे, कुछ वेरिएबल्स होंगे जिनका स्टडी ही इस सिस्टम का स्टडी है। सो नाउ वी सी द थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स। बहुत ही आसान है, आप लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं ये सब कुछ। आज का लेक्चर बहुत ही आसान है। थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स। अगर इस थर्मोडायनेमिकल सिस्टम को हमें स्टडी करना है तो हमें क्या पता होना चाहिए? इसका प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, कंपोजिशन, ये सब पैरामीटर्स हमें मालूम होनी चाहिए। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, कंपोजिशन,
और ये पैरामीटर्स क्या कहलाते हैं? थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स। कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे लिखेंगे? द thermodynamic state of a system is determined by some variables which are known as thermodynamic variables. इन वेरिएबल्स को क्या बोलते हैं? थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। जनरली हम प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर को ही यूज में लेते हैं। यहाँ पर कंपोजिशन की बात बहुत ही कम करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में जनरली कंपोजिशन को छोड़ दिया जाता है, लेकिन फिर भी कंपोजिशन भी एक थर्मोडायनेमिक वेरिएबल है और हम कंसिडर कर सकते हैं। अगर इक्वेशन ऑफ स्टेट लिखनी हो इन टर्म्स में, देन मैथमेटिकली व्हाट विल वी राइट? मैथमेटिकली FPVT। थर्मोडायनेमिक स्टेट को कैसे लिखते हैं? ये है कि इसको क्या बोलते हैं? इक्वेशन ऑफ ए स्टेट। जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम हमने चूज किया था उसकी किसी एक स्टेट को शो करने के लिए ये इक्वेशन काम में लेते हैं और इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ए स्टेट। अगर मैं इसका कोई एक एग्जांपल देना चाहूँ तो क्या होगा? आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन को कैसे लिखा था हमने? आइडियल गैस इक्वेशन को लिखा था PV = nRT। ये किसी आइडियल गैस की एक स्टेट को बताती है, किसी आइडियल गैस की एक स्टेट को बताती है और इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ए स्टेट ऑफ एन आइडियल गैस। यहाँ पे जो पैरामीटर्स हमने लिखे हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, जो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स की हम बात कर रहे हैं, वो दो तरीके के हो सकते हैं, आइदर इंटेंसिव और एक्सटेंसिव। अब इंटेंसिव और एक्सटेंसिव से हमारा क्या मतलब है? कुछ पैरामीटर्स ऐसे होते हैं जो सिस्टम के मास या साइज पर डिपेंड करते हैं और कुछ पैरामीटर्स ऐसे होते हैं जो सिस्टम की साइज पर डिपेंड नहीं करते हैं। जैसे नहीं डिपेंड करने वाले पैरामीटर्स कौन से हैं? टेम्परेचर है और कौन सा पैरामीटर है जो साइज पे डिपेंड नहीं करता है? डेंसिटी है। लेकिन वॉल्यूम पैरामीटर ऐसा है जो सिस्टम की साइज पे डिपेंड करता है। तो जो पैरामीटर्स सिस्टम की साइज पर डिपेंड करते हैं वो एक्सटेंसिव पैरामीटर्स कहलाते हैं और जो पैरामीटर्स थर्मोडायनेमिक सिस्टम की साइज पे डिपेंड नहीं करते हैं वो इंटेंसिव पैरामीटर्स कहलाते हैं। सो आई कैन राइट हियर इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव पैरामीटर्स। इंटेंसिव में आई कैन राइट डू नॉट depend upon size of the system, and we can write here depend upon the size of the system। ये सिस्टम की साइज पर डिपेंड करते हैं। और हम अगर एग्जाम्पल्स की बात करें तो हम पहले ही लिख चुके हैं, यहाँ पे लिखते हैं एग्जाम्पल, टेम्परेचर, डेंसिटी, प्रेशर, और इसका एग्जाम्पल है वॉल्यूम, मास, एटसेट्रा। ये इक्वेशन ऑफ स्टेट है। ये जो इक्वेशन ऑफ स्टेट है ये किसी थर्मोडायनेमिक सिस्टम पर हमेशा लागू नहीं होती है। इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। कुछ विशेष परिस्थितियों में ही हम इस इक्वेशन को किसी गैस के लिए लिख सकते हैं। सो व्हाट आर दोज लिमिटेशंस, हमें पता होना चाहिए। तो मैं लिखती हूँ यहाँ पे लिमिटेशंस ऑफ इक्वेशन ऑफ स्टेट।
limitation of equation of state. फर्स्ट और मोस्ट जो लिमिटेशन है वो है, आप सभी लोग जानते भी हैं कि इस इक्वेशन ऑफ स्टेट को हम केवल और केवल इक्विलिब्रियम स्टेट में ही लिख सकते हैं। जब हम थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम में हैं तभी इस इक्वेशन को लिख सकते हैं। सो आई कैन राइट हियर द फर्स्ट लिमिटेशन एंड व्हाट इज दैट? The equation of state is not applicable to those systems which are not in thermodynamical equilibrium। सेकेंड लिमिटेशन जो है उसको हम लिख सकते हैं कि एवरी thermodynamic state has its different equation of state। हर थर्मोडायनेमिक स्टेट की अपनी खुद की इक्वेशन ऑफ स्टेट है जो दूसरों से इंडिपेंडेंट है। एंड थर्ड लिमिटेशन इज दिस इक्वेशन ऑफ स्टेट। जो इक्वेशन ऑफ स्टेट हमने यहाँ पे लिखी है, जो ये एग्जाम्पल लिखा है, इसको किसी थ्योरेटिकल डेरिवेशन से डेराइव नहीं किया गया है। इट हैज द एक्सपेरिमेंटल बैकिंग। लोगों ने एक्सपेरिमेंट करके देखा और उस आधार पर एम्पिरिकली दीज रिलेशंस आर एस्टेब्लिश्ड। दिस इक्वेशन ऑफ स्टेट इज नॉट थियोरेटिकली derived, it has experimental backing, these are the three limitations of equation of state। और इन लिमिटेशंस में से जो फर्स्ट लिमिटेशन है कि अपन इक्वेशन ऑफ स्टेट को केवल और केवल थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में ही लिखते हैं। यू शुड रिमेंबर दिस कंडीशन एवरी टाइम। जब भी आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी इक्वेशन हम लिखते हैं वो हमेशा और हमेशा थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में ही लिखते हैं। जब तक सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं है हम उसका स्टडी नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सिस्टम्स। थर्मोडायनेमिक सिस्टम कितने प्रकार के हो सकते हैं? बहुत ही कॉमनली यूज्ड टर्म है और कैटेगराइजेशन सभी को लगभग आता है। ओपन सिस्टम, दूसरा होता है क्लोज्ड सिस्टम और थर्ड वन है आइसोलेटेड सिस्टम। सो ओपन सिस्टम्स किसको कहते हैं? ऑल दोज सिस्टम्स विच कैन एक्सचेंज बोथ एनर्जी एंड मटेरियल विद द सराउंडिंग। जो सराउंडिंग के साथ ऊर्जा और पदार्थ दोनों का एक्सचेंज कर सकते हैं। कैन एक्सचेंज बोथ एनर्जी एंड मटेरियल। दिस टाइप ऑफ सिस्टम्स आर नोन एज ओपन सिस्टम। अगर इसका एक एग्जाम्पल मैं यहाँ लिखना चाहती हूँ, देन एयर कंडीशनर। सेकेंड है क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम क्या करते हैं? मटेरियल एक्सचेंज नहीं कर सकते, एनर्जी एक्सचेंज कर सकते हैं। कैन एक्सचेंज ओनली एनर्जी, नॉट
मटेरियल एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं। और एग्जाम्पल है जो अभी हम पढ़ेंगे आगे, कार्नोसाइकिल की अगर आइसोथर्मल प्रोसेस को देखा जाए तो उस आइसोथर्मल कार्यों में वो सिर्फ और सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज कर सकता है। थर्ड टाइप ऑफ के जो थर्ड सिस्टम है दैट आर आइसोलेटेड सिस्टम्स। थर्ड जो सिस्टम है वो क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम्स। और आइसोलेटेड सिस्टम किसे कहते हैं, वो सिस्टम जो सराउंडिंग के साथ ना तो एनर्जी और ना ही मटेरियल एक्सचेंज कर सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम। कैनॉट एक्सचेंज neither cannot exchange energy and material। इसका मतलब थर्मली इंसुलेटेड है, कैसे है, इट मीन्स थर्मली इंसुलेटेड है और बंद भी है, आइसोलेटेड भी है। ऐसे सिस्टम क्या कहलाते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम्स। अब हम पढ़ते हैं, अब हम थर्मोडाइनेमिकल लॉज की स्टडी शुरू करते हैं। और जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स है उससे पहले है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स। इट इज वेरी स्ट्रेंज हियर कि हम इसको नाम दिया है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स। हम फर्स्ट से भी तो शुरू कर सकते थे, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ तक है, हम फोर्थ लॉ तक लिख सकते थे। बट एक्चुअली हिस्टोरिकली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स इज एस्टेब्लिश्ड बिफोर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिस लॉ। सो जब इस लॉ को, एक्चुअली दिस लॉ वाज वेरी लॉजिकल एंड एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड दिस, सो पीपल डोंट ट्राई टू राइट इन फॉर्म ऑफ ए लॉ। और जब इसको लिखने की कोशिश की गई तब तक फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड लॉ आ चुके थे। सो दे थॉट दैट दिस इज वेरी बेसिक एंड इट शुड बी रिटन बिफोर देम, एंड देन इट वाज गिवन द नेम जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स। और जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स बहुत ही आसान, अगर कोई एक बॉडी ए है, दूसरी बॉडी बी है और दोनों सेपरेटली किसी तीसरी बॉडी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, अगर एट एक टाइम पर ये बॉडी सी बॉडी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में, कुछ देर बाद बी बॉडी सी बॉडी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में सेपरेटली, ईच सेपरेटली इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद बॉडी सी। इसका मतलब बोथ द बॉडी ए एंड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। इसको बॉक्स से बनाते हैं। अगर ये वाली जो वॉल है इनके बीच की, दिस इज इंसुलेटेड, लेकिन ये दोनों सी के साथ एनर्जी एक्सचेंज कर सकती हैं। इसका मतलब ए सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब डेफिनेटली ए विल बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ बी। दिस इज कॉल्ड द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स। एक्चुअली जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स टेम्परेचर को मापने के या टेम्परेचर को निर्धारण करने के काम में आता है। ऊर्जा का प्रवाह या ऊष्मा का प्रवाह उच्च ताप से निम्न ताप वाली बॉडी की तरफ होगा, जैसे कि पानी का प्रवाह है हायर ढाल से लोअर ढाल की तरफ होता है। उसी तरह जिस बॉडी का टेम्परेचर अधिक है उससे निम्न ताप की तरफ ऊष्मा का प्रवाह होगा और कुछ समय बाद दोनों बॉडीज विल बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम। तो
This is important here, not zeroth law of, ये याद रखने की बात है, zeroth law of thermodynamics is related to temperature. Zeroth law of thermodynamics is related to temperature. अब जब हम कह रहे हैं कि इक्वेशन ऑफ स्टेट हमेशा ही थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम में लगती है, तो हमें ये पता भी होना चाहिए कि थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम को हम कैसे डिफाइन करेंगे. सो नाउ वी डिफाइन thermodynamical equilibrium. थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि अगर कुछ समय के लिए, कंसिडरेबल स्पैन ऑफ टाइम के लिए, अगर किसी स्टेट के पैरामीटर्स समय के सापेक्ष नहीं बदलते हैं, कांस्टेंट हैं, तो वो कंसिडरेबल टाइम थर्मल इक्विलिब्रियम काउंट किया जा सकता है. और पैरामीटर्स यहाँ पे क्या है? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर. अगर एक टाइम स्पेन के लिए प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर कांस्टेंट रहते हैं, देन वी कैन राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर दैट कंसिडरेबल टाइम ऑफ पीरियड. और वो क्या कहलाता है? थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम. सो मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिखती हूँ. एनी स्टेट ऑफ होमोजीनियस सिस्टम, एनी स्टेट ऑफ homogeneous, any state of homogeneous system in which any of two parameters of P, V and T remains constant. Any state of homogeneous system in which any of two parameters P, V and T remains constant is said to be thermodynamic equilibrium. चूंकि स्टेट तीन पैरामीटर्स पे डिपेंड कर रही थी, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, और हम कह रहे हैं किसी टाइम पर उस सिस्टम के लिए कम से कम दो पैरामीटर कांस्टेंट है, इसका मतलब थर्ड वैसे ही कांस्टेंट है. सो अगर दो पैरामीटर कांस्टेंट है तो वो स्टेट क्या कहलाती है? थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम. इसका मतलब थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम में स्टेट वेरिएबल्स, और स्टेट वेरिएबल्स यहाँ पे क्या है? प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर शुड नॉट डिपेंड अपॉन टाइम. इन thermal equilibrium, state variables do not depend upon time. ये टाइम पे डिपेंड नहीं करते हैं जब तक कि सिस्टम थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम में है. यहाँ पे थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम के साथ एक अन्य टर्म है जो बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्वाजाई स्टैटिक प्रोसेस. क्वाजाई अर्ध स्टैटिक
स्थिर और प्रोसेस अर्ध स्थिर प्रोसेस। अगर सिस्टम पूरी तरीके से इक्विलिब्रियम में है तो हम उसको कह रहे हैं थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम। और अब हम बात कर रहे हैं क्वाजाई स्टैटिक प्रोसेस। अगर कोई सिस्टम किसी स्टेट ए में है और उसे किसी स्टेट बी में ले जाना है, अगर स्टेट ए में इसके पैरामीटर्स P1, V1, T1 और स्टेट बी में पैरामीटर्स P2, V2 और T2 हैं, अगर इस सिस्टम को इस स्टेट से इस स्टेट में ले जाना है और हम बहुत जल्दी सिस्टम की स्टेट चेंज करेंगे, देन द स्टेट विल बी चेंज्ड इजीली। बट अगर हम वापस स्टेट बी से स्टेट ए पर आना चाहें तो हम नहीं आ पाएंगे। इट मीन्स द स्टेट विल बी इरिवर्सिबल। और अगर स्टेट को हमें रिवर्सिबल बनाना है, मतलब ए से बी पर जाने के बाद वापस बी से ए पर आने का अवसर भी बरकरार रहे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्टेट को चेंज करते समय क्वाजाई स्टैटिक प्रोसेस का यूज करना पड़ेगा। और हाउ कैन वी यूज द क्वाजाई स्टैटिक प्रोसेस? हम स्टेट ए से बी तक जाने के लिए अनंत स्टेप्स में जाएंगे, अनंत स्टेप्स, और वो अनंत स्टेप्स इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल होंगे, मतलब लगभग जीरो साइज के होंगे। एंड इट इज एन आइडियल थिंग। क्या हम ए से बी तक इनफाइनाइट टर्म्स में जा सकते हैं? इनफाइनाइट इज नॉट डेफिनेट और इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गेन। सो क्वाजाई स्टैटिक प्रोसेस इज एन आइडियल टर्म। लेकिन फिर भी जब हम स्टेट को ए से बी तक स्टैटिस्टिकल नंबर्स में अगर बात करें तो बहुत हमारे रिजोल्यूशन के हिसाब से काफ़ी नंबर्स में अगर यहाँ से यहाँ जाएं, देन वी कैन कंसिडर दैट स्टेट चेंज एज ए क्वाजाई स्टैटिक प्रोसेस। सो आई राइट हियर द डेफिनेशन ऑफ क्वाजाई स्टैटिक प्रोसेस. It is defined as the process in which the deviation from thermodynamical equilibrium is infinitesimal and the deviation from thermodynamical equilibrium is infinitesimal and all the states through which the system passes in a quasi static process can be considered as in thermodynamical equilibrium. मतलब पहला है इट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस इन विच द डेविएशन फ्रॉम द थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम इज इनफाइनाइटेसिमल. सपोज करो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने एक ये स्टेप लिया, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये, देन यहाँ से यहाँ पहुँचने पर इस स्टेज में थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम बहुत हल्का सा ही डेविएट हुआ है एंड
सेकंड क्या है, एंड ऑल द स्टेट्स थ्रू विच सिस्टम पासेज इन दिस प्रोसेस कैन बी कंसिडर्ड एज इन थर्मोडाइनेमिकल इक्विलिब्रियम। ये सभी प्रोसेस, ये सभी शॉर्ट टर्म्स जिनसे होकर अपन स्टेट बी तक पहुंच रहे हैं, वो सभी थर्मोडाइनेमिकल इक्विलिब्रियम में होनी चाहिए। और ऐसा तभी पॉसिबल है जब हम ए से लेकर बी तक इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स यूज करते हैं, एंड दैट इज अगेन एन आइडियल प्रोसेस। सो हमें यहाँ नोट डाल के लिखना चाहिए। हम क्वाज़ी स्टैटिक प्रोसेस के नीचे नोट डाल के लिखते हैं, क्वाज़ी स्टैटिक प्रोसेस इज एन आइडियल कंसेप्ट। प्रैक्टिकली इट इज़ वेरी डिफिकल्ट और इट इज नॉट क्वाज़ी स्टैटिक प्रोसेस इज एन आइडियल कंसेप्ट। ये एक आइडियल कंसेप्ट है और प्रैक्टिकली इसको गेन करना पॉसिबल नहीं है। नाउ वी डिफाइन द टर्म वर्क, जिसको हम थर्मोडाइनमिक्स में W से डिनोट करते हैं। एंड व्हाट इज द वर्क? वर्क इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। वर्क इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। यूनिट क्या लेते हैं? जूल। अगर एक पीवी डायग्राम यहाँ पर खींचते हैं, वाई एक्सिस पे प्रेशर, एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम, एक स्टेट है ए, एक स्टेट है बी, यहाँ तक आने के 3 रास्ते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। एक फेज स्टेट से दूसरी स्टेट बी में आना है और 3 व्यक्ति 3 तरीके से आ रहे हैं। पहला पर्सन सीधा, सेकंड पर्सन फॉलोज दिस पाथ एंड थर्ड पर्सन इज फॉलोइंग दिस पाथ। सो व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ वर्क बाय ईच पर्सन? और हम बड़ी आसानी से ये निकाल सकते हैं, क्योंकि कार्य क्या होता है, जो ग्राफ हमें दिया गया है उसके नीचे का एरिया। अगर पीवी डायग्राम हमें दिया गया है तो पीवी डायग्राम में आरेख के नीचे का जो क्षेत्रफल है वो कार्य को डिनोट करता है। सो व्हाट विल बी द वर्क इन द फर्स्ट स्टेट? फर्स्ट पर्सन कितना कार्य करेगा? हम अगर एरिया निकालना चाहते हैं कितना होगा? इस रेक्टेंगल का एरिया कितना है? यहाँ से यहाँ पे चेंज, अगर मैं इसको v लिखती हूँ, इसको 2v, इसको p और इसको 2p। सो इस रेक्टेंगल का कितना होगा? v, दिस साइड p, pv, एंड अब ये ट्राइंगल बचा है, ट्राइंगल में कितना होगा? हाफ pv। अगर प्रश्न 2 के लिए एरिया निकालें तो कितना होगा? प्रश्न 2 यहाँ से यहाँ आता है तो कोई कार्य नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम में कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं। यहाँ से यहाँ पे जाने में कितना कार्य करेगा? पीवी। और थर्ड पर्सन कितना कार्य कर रहा है? थर्ड पर्सन कार्य कर रहा है 2 PV। इट इज़ वेरी सिंपल, यू कैन इजीली कैलकुलेट। यहाँ से यहाँ जाने पर वॉल्यूम चेंज हो रहा है V से 2V, इसका मतलब वॉल्यूम में डिफरेंस V, प्रेशर कांस्टेंट है 2P इंटू V 2PV, और यहाँ से यहाँ पे वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आ रहा है, इसका मतलब कोई कार्य नहीं कर रहा है। सो हम देख सकते हैं कि तीनों अलग अलग पाथ पर तीनों जो पर्सन है उनके द्वारा किया गया कार्य अलग अलग है। इसका मतलब वर्क इज डिपेंडिंग अपॉन द पाथ, जिस पाथ को हम फॉलो करते हैं उस पर वर्क डिपेंड करता है। इसका मतलब वर्क इज नॉट ए स्टेट फंक्शन। स्टेट फिक्स है, दोनों ही ए स्टेट से बी स्टेट में आ रहे हैं, फर्स्ट भी ए से बी में आ रहा है, सेकंड भी थर्ड में, लेकिन पाथ अलग अलग है। सो वर्क इज नॉट ए स्टेट फंक्शन, इट इज पाथ फंक्शन।
और जो पाथ फंक्शन है उनको हम कुछ इस तरीके से डिनोट करते हैं। मैथमेटिकली जो पाथ फंक्शन है उनके पहले डेल्टा इस तरीके से लिखा जाता है। अगर स्टेट फंक्शंस हैं जो परफेक्टली डेरिवेबल है, सो उनको स्मॉल डी से लिखते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ है जेम 2007 में, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जब हम वर्क की यहाँ बात कर रहे हैं तो वी कैन सी दैट क्वेश्चन आल्सो। P और V का डायग्राम दिया गया है और डायग्राम कुछ ऐसा है। P और V का डायग्राम दिया गया है, डायग्राम कुछ ऐसा है। इसे A पॉइंट, दिस इज B पॉइंट, दिस इज C एंड दिस इज D पॉइंट। और क्वेश्चन है, ये आया हुआ है जेम 2007 और क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन है इन दिस PV डायग्राम द वर्क डन बाय द सिस्टम ऑफ गैसेज अलोंग द पाथ ACB। ACB पाथ के अलोंग जो कार्य किया गया है उसके रेस्पेक्ट में 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है ACB के रेस्पेक्ट में, ACB पथ पर जो कार्य किया गया है दैट इज स्मॉलर देन द वर्क डन ऑन ADB। ACB पथ पर चलते समय जो कार्य किया गया है वो ADB से कम है। दूसरा है ACB पर जो कार्य किया गया है वो ADB के बराबर है। एंड थर्ड, ACB पर जो कार्य किया गया है वो ADB से ज़्यादा है। और फोर्थ ऑप्शन इज none of above. So what you think? So what you think? आपको क्या लगता है, अगर कोई पर्सन ACB के अलोंग चल रहा है एंड अनदर पर्सन इज गोइंग थ्रू ADB, हु विल वर्क मोर? किसका वर्क ज़्यादा होगा और किसका वर्क कम होगा? सिंपली अगर ACB के अलोंग चल रहा है देन वी नीड टू फाइंड आउट एरिया बिलो दिस कर्व, दैट विल बी दिस। अगर ADB के अलोंग चल रहा है देन वी नीड टू फाइंड द एरिया बिलो दिस कर्व और उसमें ये एडिशनल एरिया भी शामिल होगा। सो द वर्क डन अलोंग ACB विल बी लेस देन वर्क डन अलोंग ADB। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। अब हम डिफाइन करते हैं इंटरनल एनर्जी। वर्क को डिफाइन किया, वर्क को डिफाइन करने के बाद अब डिफाइन करते हैं इंटरनल एनर्जी। और इंटरनल एनर्जी हम बहुत पहले भी पढ़ चुके हैं। इंटरनल एनर्जी, किसी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी 2 रूपों में हो सकती है। इट कैन बी इन 2 फॉर्म्स। U, इसको बोलते हैं इंटरनल एनर्जी, U से डिनोट करते हैं इंटरनल एनर्जी। और इंटरनल एनर्जी इज स्टेट फंक्शन, इट इज ए स्टेट फंक्शन। ये पाथ पे डिपेंड नहीं करती है, दिस डिपेंड्स अपॉन द फाइनल एंड इनिशियल स्टेट्स, इट इज ए स्टेट फंक्शन। इंटरनल एनर्जी, किसी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी 2 रूपों में हो सकती है। कैसे? इंटरनल एनर्जी कैन बी इन 2 फॉर्म्स। फर्स्ट, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में, और काइनेटिक एनर्जी कितने फॉर्म में हो सकती है? फर्स्ट, काइनेटिक एनर्जी 3 तरह की हो सकती है, आइदर ट्रांसलेशन या फिर रोटेशन और वाइब्रेशन। दूसरा, इंटरनल एनर्जी किस फॉर्म में हो सकती है? पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। और पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से होती है? ड्यू टू इंटरमोलिकुलर फोर्सेज। दीज आर द 2 रीजन्स ऑफ इंटरनल एनर्जी।
अब हमने इंटरनल एनर्जी पढ़ लिया है, क्यू पढ़ लिया, डब्ल्यू पढ़ लिया है, वर्क पढ़ लिया है, और हीट हम पहले ही पढ़ चुके हैं। क्यू हीट को तो बहुत एक्सटेंसिवली अपन डिस्कस कर चुके हैं। सो अब हमें देखना है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में 3 क्वांटिटीज यूज आ रही हैं। फर्स्ट हीट, जिसको हम अध्ययन कर चुके हैं, सेकंड इंटरनल एनर्जी, जिसको हमने अभी अभी देखा है, और थर्ड है वर्क। तीनों को किस सिंबल से डिनोट करते हैं, क्या डेफिनेशन है, कैसे फाइंड आउट किया जाता है, ये हम देखचुके हैं। सो नाउ वी राइट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और लैंग्वेज में लिखने की बजाय मैं बहुत ही सिंपल सा लिख रही हूँ। डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। किसी सिस्टम को दी गई ऊष्मा, उसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, इसको मैं थोड़ा बड़ा लिखती हूँ, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन और सिस्टम द्वारा किए गए कार्य के बराबर होती है। द एनर्जी गिवन और सप्लाइड टू एनी सिस्टम डिस्ट्रीब्यूटेड आइदर इन इट्स इंटरनल एनर्जी फॉर्म और वर्क डन बाय द सिस्टम। अगर हम सिस्टम को एनर्जी देते हैं, गिवन है सिस्टम को, सो वी टेक इट पॉजिटिव, और अगर हम सिस्टम से हीट वापस लेते हैं, टेकन फ्रॉम सिस्टम, देन वी टेक इट एज नेगेटिव। इसका मतलब जो भी हीट हमने दी वो सिस्टम में कहीं ना कहीं या तो इंटरनल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो रही है, या सिस्टम पर या सिस्टम के द्वारा कार्य करने में यूज आ रही है। इसका मतलब जो एनर्जी हमने दी है वो कंजर्व्ड है। सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स टेल्स अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। नोट लगा के हम यहाँ पे लिखते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स गिव्स एनर्जी कंजर्वेशन। किसको बताता है? ऊर्जा संरक्षण को बताता है। हिंदी में क्या बोलते हैं? ऊर्जा संरक्षण, एनर्जी कंजर्वेशन। फर्स्ट लॉ एनर्जी कंजर्वेशन को बताता है, जीरोथ लॉ टेम्परेचर को बता रहा था, फर्स्ट लॉ एनर्जी कंजर्वेशन को बताता है। अब चूंकि फर्स्ट लॉ पढ़ चुके हैं, सो वी विल रीड हियर सम स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ सिस्टम्स। हो सकता है किसी सिस्टम में हमने वॉल्यूम कांस्टेंट किया हो तो हम उसको क्या नाम देंगे, उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज कैसी रहेंगी। किसी सिस्टम में हमने प्रेशर कांस्टेंट किया है, सो व्हाट वी विल कॉल दैट सिस्टम, और उसमें कौन कौन से पैरामीटर्स किस हिसाब से वेरी करेंगे। सो देखते हैं हम, जैसे कि आप लोग पहले भी देख चुके हैं, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, जिनको हिंदी में बोलते हैं समायतनिक, समदाबी सिस्टम, इन सभी को आइसोथर्मल, समतापी, इन सभी को हम यहाँ पे 1 बाय 1 करके स्टडी करते हैं। तो सो फर्स्ट है आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब है कि हम किसी प्रोसेस को चला रहे हैं लेकिन वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, और वॉल्यूम कांस्टेंट है, सो डेल्टा डब्ल्यू कितना आ जाएगा? 0, क्योंकि वर्क क्या है? पीडीवी, और वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब वर्क 0। इसका मतलब फर्स्ट लॉ से अपन क्या कह सकते हैं? सिस्टम को दी गई सारी की सारी हीट उसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होती है। सेकंड है आइसोबारिक प्रोसेस। सेकंड है आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस में हम क्या रखते हैं? प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से क्या लिख सकते हैं? डेल्टा क्यू डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। डी यू को मैं लिख सकती हूँ U2 माइनस U1, फाइनल स्टेट की इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल स्टेट की एनर्जी, प्लस P, अगर
प्रेशर कांस्टेंट है, देन फाइनल स्टेट का प्रेशर भी P रहेगा, V2 माइनस PV1। और इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, देन PV2 माइनस U1 PV1 और दिस शोज द एंथैल्पी H2 माइनस H1 डेल्टा H। सो हम क्या कह सकते हैं, ड्यूरिंग आइसोबारिक प्रोसेस एनर्जी एब्जॉर्ब इज इक्वल टू द चेंज इन एंथैल्पी ऑफ दैट सिस्टम। उस सिस्टम की एंथैल्पी में परिवर्तन को बताती है। नेक्स्ट है एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस, इसका मतलब एडियाबेटिक प्रोसेस में सिस्टम क्या है, कंप्लीटली आइसोलेटेड, नए सराउंडिंग से कोई हीट ले सकता है और ना ही दे सकता है। इसका मतलब डेल्टा Q बराबर 0, दैट मीन्स du इज इक्वल टू माइनस डेल्टा W। और du को हम क्या लिख सकते हैं, CVDT इज इक्वल टू माइनस डेल्टा W। क्या du को हम हमेशा CVDT लिख सकते हैं? नहीं, सिर्फ और सिर्फ आइडियल गैसेज के लिए हम du को CVDT लिख सकते हैं, या CV इज इक्वल टू du अपॉन dt v लिख सकते हैं। ये रिलेशन, दिस रिलेशन होल्ड्स करेक्ट ओनली फॉर आइडियल गैसेज, नॉट फॉर रियल गैसेज। इन रियल गैसेज एन एडिशनल टर्म कम्स हियर and we will discuss that in later videos. So this expression is valid only for ideal gases. अब अगर इसके अंदर दो कंडीशन है, इफ सिस्टम एक्सपांड्स, एडियाबेटिक सिस्टम है और एक्सपांड हो रहा है, तो दिस विल बी पॉजिटिव, माइनस पहले से है, इसका मतलब सिस्टम की इंटरनल एनर्जी विल डिक्रीजेज, इंटरनल एनर्जी विल डिक्रीज। और अगर सेकेंड, इफ सिस्टम compresses, then internal energy will increase, internal energy will increase. एंड किन प्रोसेस को हम एडियाबेटिक प्रोसेस की तरह यूज कर सकते हैं? व्हेन ए सिस्टम चेंज इज स्टेट सडनली और क्विकली, देन दैट प्रोसेस कैन बी टेकन एज एडियाबेटिक प्रोसेस। अगर किसी सिस्टम की स्टेट अचानक से चेंज होती है, जो परिवर्तन अचानक से सडन होते हैं, उन सभी परिवर्तनों को एडियाबेटिक प्रोसेस के अंडर कंसीडर किया जा सकता है। जैसे कि चलते हुए मोटर व्हीकल का अचानक से टायर फट जाता है, वी कैन कंसिडर दैट प्रोसेस एडियाबेटिक प्रोसेस। और एडियाबेटिक आइडियल गैसों के लिए एडियाबेटिक इक्वेशन कैसे लिखते हैं? एडियाबेटिक इक्वेशन फॉर आइडियल गैसेज आप लोग 11-12 से पढ़ते आ रहे हैं, बहुत ही आसानी। कैसे लिखते हैं? PV की गामा, और हम इसको T की फॉर्म में, P या T की फॉर्म में, V या T की फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं। इज इक्वल टू कांस्टेंट। सो नाउ नेक्स्ट प्रोसेस इज साइक्लिक प्रोसेस। एंड व्हाट द साइक्लिक प्रोसेस इज? अगर हम किसी पॉइंट या स्टेट ए से चलना शुरू करते हैं और घूम फिर कर वापस उसी स्टेट ए पर पहुंच जाते हैं, देन दिस इज नोन एज द साइक्लिक प्रोसेस।
और साइक्लिक प्रोसेस में किया गया कार्य उस बंद कर्व के एरिया के बराबर होता है जो हमने ट्रेस किया है। अगर हम उसी स्टेट पे वापस पहुंच गए हैं देन डेल्टा यू क्या होगा 0, क्योंकि ये तो स्टेट फंक्शन है और हम उसी स्टेट में वापस आ गए हैं, इसका मतलब इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं हुआ, डी यू इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे किया गया कार्य क्या होगा, एरिया एनक्लोज्ड बाई दैट साइकिल। अगर P और V में डायग्राम लेते हैं, ग्राफ लेते हैं, सपोज करो हम यहाँ से चलना शुरू करते हैं और घूम के यहीं वापस आ जाते हैं, देन इस प्रोसेस में किया गया कार्य विल बी द एरिया ऑफ दिस साइकिल। इन आइदर PV डायग्राम, या तो PV डायग्राम में या फिर और TS डायग्राम। TS डायग्राम मतलब टेम्परेचर एंट्रोपी, TS डायग्राम। नेक्स्ट है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस, अगर हम किसी प्रोसेस के दौरान सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं देन दैट प्रोसेस इज नोन एज आइसोथर्मल प्रोसेस। T कांस्टेंट, और T को कांस्टेंट कैसे रख सकते हैं, अगर एक सिस्टम की वॉल्स को इस प्रकार से बनाया जाए कि दे आर परफेक्टली कंडक्टिंग, सो सिस्टम जब हीट होगा तो सराउंडिंग को एनर्जी दे देगा, और जब सिस्टम कूल होगा देन इट विल टेक द एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग, हीट विल टेक फ्रॉम द सराउंडिंग, और इसका टेम्परेचर हमेशा ही सराउंडिंग के टेम्परेचर पे रहेगा। दिस टाइप ऑफ सिस्टम्स आर नोन एज, दिस टाइप ऑफ प्रोसेस इज नोन एज आइसोथर्मल प्रोसेस। और अगर T कांस्टेंट है देन आइडियल गैसेज के लिए इंटरनल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर की फंक्शन होगी, सो डी यू इज इक्वल टू 0। सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स से डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा डब्ल्यू। आइसोथर्मल प्रोसेस में किसी सिस्टम को दी गई ऊष्मा उसके द्वारा किए गए या उसके ऊपर किए गए कार्य के बराबर होती है। अब हम एक इंडिकेटर डायग्राम लेते हैं, इसी को चेंज करती हूँ मैं थोड़ा सा। सपोज कीजिए ये PV डायग्राम है, यहाँ पे स्टेट A है और वी आर गोइंग टू स्टेट B। सो व्हाट विल बी द वर्क डन ड्यूरिंग दिस ट्रांजिशन। फर्स्ट वी विल कंसिडर कि ये प्रोसेस जो है वो आइसोथर्मल है, एंड देन वी विल टेक दैट दिस प्रोसेस इज एडियाबेटिक। In both cases, we want to know what will be the work done. And work done will be what? Work area under the curve, work done by the engine. This is called as the indicator diagram. इस डायग्राम का एक टेक्निकल नाम है, एंड यू पीपल शुड नो अबाउट दिस इंडिकेटर डायग्राम। आप लोगों को पता होना चाहिए जब भी इंडिकेटर डायग्राम की बात करते हैं देन वी शुड अंडरस्टैंड दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द PV डायग्राम, प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम। अगर PV डायग्राम में हम क्लॉकवाइज चलते हैं देन वी विल टेक W एज पॉजिटिव, और अगर PV डायग्राम में हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं देन वी विल टेक वर्क एज नेगेटिव। दिस इज द कन्वेंशन एंड वी शुड नो अबाउट दैट। चलिए आगे चलते हैं। नाउ फर्स्ट वी विल डिटरमाइन द वर्क डन इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस। वर्क done during an isothermal process. So what will be the work?
very fast. What will be the work? Work is equal to P dV, and for any isothermal process temperature is constant. It means PV is equal to nRT और टेम्परेचर इज कांस्टेंट, इसका मतलब PV बराबर कांस्टेंट, बाकी सभी वैसे ही कांस्टेंट है, P प्रोपोर्शनल टू 1/V, और वी कैन राइट P इज इक्वल टू, अगर इस कांस्टेंट को मैं K लिखती हूँ देन K/V, सो K/V dV। अगर कुल वर्क निकालना है देन वी विल इंटीग्रेट। अगर A से B में जाने पर हमें वर्क डन निकालना है, सपोज कीजिए A पे वॉल्यूम V1, B पे V2, सो dV/V, और जब हम इसको सॉल्व करते हैं, इंटीग्रेट इट, एंड वी विल फाइंड KLN V2/V1, और K क्या था? कांस्टेंट, एंड व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट? nRT, ln V2/V1, or we can write it nRT ln V2/V1 is equal to P1/P2, because P is proportional to 1/V, इसका मतलब P1/P2 is equal to V2/V1, so we can write it in this form also. This is the work done in an isothermal process where N is the mole number, R is the gas niyatank, T absolute temperature, and so on. Now we will calculate the work done during an adiabatic process. Work done during an adiabatic process. Again we will start from here. For an adiabatic process, how can we write it? एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए आइडियल गैस के इक्वेशन क्या थी? PV की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, और कांस्टेंट को K रख लेते हैं, देन P इज इक्वल टू K/V की पावर गामा, सो वी विल पुट इट हियर, K/V की पावर गामा। If we calculate it, then we find K की वैल्यू वापस रख देते हैं, nRT वन माइनस गामा nR/1 माइनस गामा P2V2 माइनस P1V1, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं nR/1 माइनस गामा T2 माइनस T1। यहाँ पे 1 आएगा, देन वी विल राइट P2V2 इज इक्वल टू nRT2। यस, दैट्स करेक्ट, दिस इज द करेक्ट वन। सो मैंने यहाँ पे ये कैलकुलेशन नहीं की है, आप इसका इंटीग्रेशन कीजिए, इट इज़ वेरी इजी, और किसी भी स्टैंडर्ड बुक में, रेफरेंस बुक में आपको मिल जाएगा। आप CBS, JPH या किसी टेक्स्ट बुक में भी देख सकते हैं, इट इज़ इजीली डिराइवेबल। इंटीग्रेशन कीजिए, V1 V2 की वैल्यूज रखिए, देन यू शुड try to put this equation again in that formula and you will get this one. So this is the work done during an adiabatic process. अगर हम किसी स्टेट A से B तक जा रहे हैं और प्रोसेस एडियाबेटिक है, then we have to do this type of work.